नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है लाइट मोड चैनल पे। डेली जीके सीरीज को ढेरों प्यार देने वाले हमारे सभी नौजवान साथियों का एक बार फिर से गर्मजोशी के साथ अभिनंदन है। आज हम फिर से देखेंगे 4 मई के वह क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उनके साथ ही देखेंगे एक प्रैक्टिस सेट जिनमें कि 10 काफ़ी अच्छे अच्छे चुनिंदे क्वेश्चंस हैं जिन्हें कि आपको अटेम्प्ट करके कमेंट बॉक्स में बताने हैं और अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर करके उन्हें चैलेंज करना है ताकि परस्पर और बढ़िया एक कंपटीशन का माहौल बना रहे। तो आप अपने दोस्त के साथ शुरू कीजिए यह सीरीज। क्वेश्चन नंबर पहला, प्रसिद्ध कोइलपट्टी कदलाई मताई को भौगोलिक संकेत जैसे मतलब कि जीआई टैग दे दिया गया है। कोइलपट्टी कदलाई मताई किस राज्य में निर्मित है, आपको यह बताना है। तो क्या आप जानते हैं इसका सही आंसर क्या है? जी हाँ, इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु को यह जीआई टैग मिला है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि आखिर यह मिठाई है किस चीज़ की, क्या आप गेस कर सकते हैं? जी हाँ, यह मूंगफली ग्राउंडनट से बनी एक मिठाई है। ग्राउंडनट को पकाकर बनाया जाता है। यह काफ़ी राज्यों में बहुचर्चित प्रसिद्ध है, बट इसे जीआई टैग मिला है तमिलनाडु का क्योंकि वहाँ का यह रीजनल मिठाई है और वहाँ 100 वर्षों से यह बनाया जा रहा है। अगर जीआई टैग की बात कर ही रहे हैं तो आपको यह भी बता दें कि कश्मीर को सैफरन का जीआई टैग मिल गया है। तो यह 2 क्वेश्चन आप जरूर याद रखना। तो बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण सीएटी ने हाल में ही ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में सुनवाई के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन नीचे दिए गए 4 कथनों में सही है। पहला कथन, विवादों और शिकायतों के निपटारों के लिए संविधान के अनुच्छेद 323A के तहत कैट की स्थापना की गई थी। दूसरा, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना 1985 को हुई थी। तीसरा, जस्टिस एल नरसिम्हन रेड्डी कैट के वर्तमान चेयरमैन हैं। या फिर चौथा, द हेडक्वार्टर ऑफ सीएटी नई दिल्ली में है। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त चारों कथन सही हैं। तो हम कैट का हेडक्वार्टर का पिक्चर देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने तीसरे और एक बेहद ही महत्वपूर्ण कदम की तरफ जो कि शिवराज सिंह चौहान ने उठाया है। खैर, आपको मैंने हिंट दे दिया, फिर भी देखते हैं इस क्वेश्चन को कि किस राज्य सरकार ने किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से मंडी अधिनियम में कई संशोधनों की घोषणा की है। तो इसका सही जवाब है जी हाँ, मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह चौहान इन्होंने एक अभूतपूर्व कदम उठाया है, अभूतपूर्व कदम, जिसके के तहत अब किसान को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और वो अपने घर से ही डायरेक्ट ट्रेडर को, जैसे फार्मर हुआ और वो ट्रेडर को अपना अनाज बेच सकता है। अब राज्य सरकार एक लाइसेंस व्यवस्था जारी करेगी और बस वही ट्रेडर किसानों के घर जा सकेंगे जिनके पास लाइसेंस हो। और किसान के ऊपर है, अब वो चाहे तो मंडी में जाकर भी अपना अनाज बेच सकती है या डायरेक्ट ट्रेडर को ही घर से सामान बेच सकती है। और भी बहुत तरह के 6-7 तरह के इन्होंने नियम को मंजूरी दी है, जिनमें कि गोडाउन वाले, फूड प्रोसेसिंग वाले और तरह तरह के अन्य लोग जो पहले डायरेक्ट किसानों से नहीं खरीद सकते थे मंडी अधिनियम के कारण, अब वह भी डायरेक्ट वो लोग जाकर किसानों से खरीद सकते हैं। तो इससे यह फ़ायदा मिलता है, किसानों को अब अधिकतम से अधिकतम मूल्य मिलेगी और यह काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इसी तरह अब जो ई नाम है उसके थ्रू क्या ट्रेडिंग के भाव चल रहे हैं, किनका क्या प्राइस चल रहा है, वो भी किसानों को मालूम चलता रहेगा। अगर किसान चाहे तो एमएसपी के लिए अपने आसपास मंडी में भी जा सकती है। तो किसानों के ऊपर है वह अपना फ़ायदा किस में देखते हैं। बहुत ही अभूतपूर्व कदम। और इस तरह मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है जिसने कि बड़े ही लार्ज स्केल पे एपीएमसी में रिफॉर्म किया है। एपीएमसी जिसका कि फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट। इस एक्ट के थ्रू अब किसान डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट, कोई भी ट्रेडर डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट कर सकता है। किसान से ट्रेडर को मिलेंगे सिंगल लाइसेंस ट्रेडिंग के लिए। तो यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृपया इसे याद रखें। तो बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था? तो आपको यह बताना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब किया गया था। इसका सही जवाब है 1993। तो आप देख सकते हैं जैसा कि
World Press Freedom Day was proclaimed by the UN General Assembly in December 1993। अच्छा, आपको यह बताना है कि वर्ल्ड प्रेस डे हाल में ही 3 मई को मनाया गया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, क्या आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं कि नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है? नेशनल प्रेस डे, यह आपके लिए क्वेश्चन है। कृपया वीडियो पॉज करें और कमेंट बॉक्स में जाएं और बताएं कि नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है। क्या आपको पता है? तारीख है 16, आप महीना गेस कर सकते हैं। मैंने बता दिया, हिंट है, यह इसकी डेट है 16, बट मंथ मैंने आपको नहीं बताया है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। कथन नंबर 1, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 2 स्थानों पर गिरा है। अब उसकी रैंकिंग, भारत की रैंकिंग है 142। दूसरा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा संकलित 2020 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तीसरा, नॉर्वे टॉप्स द इंडेक्स फॉर द 4th ईयर इन अ रो इन 2020 वाइल फिनलैंड इज अगेन द रनर अप। जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो जी हाँ, इस इंडेक्स को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स निकालती है। भारत का 142वां स्थान है और नॉर्वे लगातार 4 सालों से इसमें अव्वल स्थान बनाए रखा है। ठीक है, आपको कुछ और बताते हैं इनके बारे में। इस साल भारत का स्कोर रहा 142, पिछले साल था 140। ठीक है, 2019 में 140 था, 2020 में 2 स्थानों से गिरकर 142 हो गया। अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2020 का थीम क्या है? इस साल का थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। विदाउट फियर और फेवर। ठीक है, और मैंने एक प्रश्न दिया है, आपको बताना है नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। केंद्रीय संस्कृति मंत्री, आपको उनका नाम बताना है, ने हाल में ही एक किताब लॉन्च किया ई बुक के फॉर्म में, प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड। तो आपको बताना है कि भारत के कल्चर मिनिस्टर अभी कौन हैं। तो यह हैं हमारे साहब प्रहलाद सिंह पटेल, और इन्होंने ही यह पुस्तक का विमोचन किया है और लिखा है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओपन बजट सर्वेक्षण के अनुसार बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत का रैंक क्या है? तो आपको बताना है कि बजट ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में भारत का रैंक क्या है। इसका सही जवाब है 53rd। भारत 53वें स्थान पे है बजट ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के मामलों में। ठीक है, और न्यूजीलैंड शीर्ष स्थान पे है। और हम यह भी देख पा रहे हैं कि न्यूजीलैंड कितने बढ़िया तरीके से कोविड को टैकल कर रहा है। तो यह दिखता है कि अगर सरकार अच्छी हो, ट्रांसपेरेंसी अच्छे से हो, अकाउंटेबिलिटी सही हो, तो हर एक काम को अच्छे से किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि नवीनतम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के अनुसार कौन सी टीम क्रिकेट में नए टॉपर बन गए हैं। तो टेस्ट क्रिकेट में अभी टॉप पे चल रहा है ऑस्ट्रेलिया। भारत गिरकर आ गया है 3रे पायदान पे, न्यूजीलैंड खड़ा है 2रे पायदान पे, और बहुत हमेशा की तरह ऑस्ट्रेलिया खड़ा है पहले पायदान पे। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ, प्रश्न संख्या 9, नासा ने अपनी आगामी चंद्रमा लैंडिंग के लिए, जिसका कि नाम है चंद्र लैंडर्स, के विकास का नेतृत्व करने वाली 3 प्राइवेट अंतरिक्ष कंपनियों का चयन किया है। तो वो कौन सी प्राइवेट 3 कंपनियां हैं? ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए गए हैं, और इसका सही आंसर है कि नासा ने सिलेक्ट किया है 3 प्राइवेट कंपनियों को, जिसमें से एक है स्पेस एक्स जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है, एक है ब्लू ओरिजिन जो कि जेफ बिजोस अमेजन वाले जो भैया हैं, जेफ भैया, उनकी कंपनी है, और तीसरा है डायनेटिक्स। डायनेटिक्स बेसिकली अमेरिका के अप्लाइड साइंस और अप्लाइड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए यह कंपनी बनी है, और
यहाँ के एक डार्पा संस्थान है उनके लिए बनी है और इसका हेडक्वार्टर है हंट्सविले अलाबामा। ये बहुत ही ताबड़तोड़ कंपनी है, तो इस कंपनी को ही मिला है। यह तीनों कंपनियां चंद्रमा पे जाएगी और वहाँ पे लूना लैंडर्स के फॉर्म में वहाँ पे अपना खोज करेगी, डेवलपमेंट को लीड करेगी। तो बढ़ते हैं, आपको पता होगा कि स्पेस ही लास्ट फ्रंटियर है वॉर का। वहाँ स्पेस में काफ़ी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि भविष्य में कई तरह की आयामों को खोलेगी और मानव को आगे ले जाएगी। जैसा कि जेफ बेजोस ने हाल में ही कहा था कि उनका मानना है कि सारी वैसी कंपनियां जो कि तरह की गैस उत्सर्जन करते हैं, उन सभी कंपनियों को वो चाहते हैं कि पृथ्वी से अलग इंस्टॉल करने का। तो एक उनका ही अलग ही तरीका का सोच है। तो खैर, इसे तो हम देखते ही रहेंगे कैसे जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की और आखिरी प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने राइट्स इशू के जरिए 53,125 करोड़ रुपए जुटाने की योजना को मंजूरी दी है? तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अप्रूव्ड अ प्लान टू रेज ₹15,125 करोड़ वाया राइट्स इशू? इसका सही आंसर है मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। इन्होंने बोला है कि यह 53,125 करोड़ उठाएंगे राइट्स इशू के तहत। इट इज़ सेड टू बी, यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा राइट्स इशू माना जा रहा है और इस राइट्स इशू के जो प्राइस है यह है 1257 और 210 रुपये के डिस्काउंट पे मिल रहा है जो कि है 14%। अच्छा, आप सोच रहे होंगे राइट्स इशू है क्या? चलिए मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। हाँ, तो अगर किसी कंपनी को पैसा उठाना होता है तो उनके पास बेसिकली 3 तरीके होते हैं। पहला होता है इक्विटी शेयरिंग के मामले में। इक्विटी शेयरिंग के मामले में 3 तरीके होते हैं। एक होता है आईपीओ, जब पहले आपको बताते हैं। दूसरा होता है राइट्स इशू, जो कि मुकेश अंबानी लाने जा रहे हैं, राइट्स इशू। तीसरा होता है एफपीओ। तो आईपीओ होता है जब पहली बार कोई कंपनी पब्लिक खुद को करती है, अपने इक्विटी को डाइल्यूट करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं इसे। दूसरा होता है राइट्स इशू। इसमें क्या होता है कि जो भी ऑफिशियल शेयर होल्डर्स होते हैं, नए शेयर होल्डर नहीं बल्कि जो जिनके पास पहले से रिलायंस के शेयर हैं, रिलायंस उन्हें बोलती है कि आप मेरे शेयर इक्विटी फिर से लो और कुछ डिस्काउंट पे देती है। जैसा कि आपने देखा कि 1257 रुपये है, तो इसको डिस्काउंट पे दे रहे हैं ये लोग, 14% डिस्काउंट पे दे रहे हैं अब, मतलब कि 200 के आसपास रुपए। इसी तरह अगर आपको बताएं तो पिछले साल एयरटेल ने भी राइट्स इशू लाया था, तो उसने लगभग उसके 350 के भाव चल रहे थे, तो उसने 220 रुपये में डिस्काउंटेड प्राइस लाया था। उसने लगभग 40% का डिस्काउंट दिया था। राइट्स इशू डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑफिशियल मींस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलता है, ठीक है। अगर फिर भी पैसे और चाहिए होते हैं तो तीसरा स्टेप आता है, यह है फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। तो ये 3 तरीके से मिलता है। अच्छा, राइट्स इशू कोई कंपनी करती क्यों है? तो इसलिए करती है कि वो डेब्ट ट्रैप को अवॉइड करना चाहती है, ठीक है। अगर डेब्ट ट्रैप को अवॉइड करना चाहती है, मतलब अगर D/E रेशियो ज़्यादा हो जाता है, मीन्स डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा हो जाता है, तो यह कंपनी राइट्स इशू लाकर पैसे उठाती है और इसे मिनिमाइज करने की कोशिश करती है, ओके। अगर आपको बताएं रिलायंस की अभी की स्थिति क्या है, तो रिलायंस का अभी जो ग्रॉस डेप्ट बोलते हैं, ग्रॉस डेप्ट है 3.36 ट्रिलियन, ओके, 3.36 ट्रिलियन रुपए। 1 ट्रिलियन में होते हैं 1 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। अगर इस डेप्ट से जो भी कैश और कैश इक्विवेलेंट्स हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उसको अगर निकाल दें, ये साइन का मतलब होता है नेगेटिव। आपको अगर अकाउंटेंसी पढ़ाऊंगा तो मैं समझा दूंगा। तो अभी जो डेप्ट इनके पास है वो है लगभग 1.6 ट्रिलियन के आसपास, मीन्स 1,61,000 करोड़। और आपको पता है कि अभी ही जुकर भैया फेसबुक वाले से इन्होंने लिया है लगभग 43,574 करोड़। और अभी देख रहे हैं आप कि राइट्स इशू से यह चाहते हैं मार्केट से उठाना 53,125 करोड़। और अभी इन्होंने बीपी के साथ इन्होंने एक रिटेल में डील की थी, वो थी लगभग 7,000 करोड़ रुपए की। और इनका एक डील है जो तेल के दाम गिरने के कारण फंस गया है, वह है सऊदी अरमेनको के साथ। सऊदी अरमेनको को इन्होंने अपना
O2C जो बोलते हैं मीन्स ऑयल टू केमिकल, जो इनका बिजनेस है ऑयल टू केमिकल का, इनका जो सब्सिडियरी एक है उसको इन्होंने बेचा था। उसका 20% हिस्सा इन्होंने सऊदी अरब को 15 बिलियन में बेचा। 15 बिलियन मतलब कि 1,05,000 करोड़ के आसपास ये है, अकेला 1.05 ट्रिलियन। तो आपको बताना है कि O2C कंपनी का टोटल वैल्यूएशन इन्होंने अरबैनको ने कितना रखा। आप परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दें, बताएं 100% कितना होगा ऑप्शन में। तो यह डील तो फंस गई है, तेल के दाम गिर रहे हैं तो अरबैनको यह डील फंस गई है बच्चे। ये डील, तो ये डील लगभग जोड़ के हो जाते हैं आपका 1.04 ट्रिलियन। तो चाहते हैं मुकेश अंबानी कि अभी जो भी डेप्ट कम हो सकता है यह पैसा से डेप्ट कम कर ले। अंबानी जी का टारगेट है कि अगले फाइनेंशियल ईयर मतलब मार्च 2021 से पहले यह डेप्ट फ्री कंपनी बनना चाहते हैं, यह डेप्ट फ्री बनना चाहते हैं। तो ठीक है, काफ़ी जानकारियाँ हो गई आज तो। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं और अब मैं होता हूँ खामोश। अच्छा, हमारा प्रैक्टिस को सेट क्वेश्चन भी है, तो आप इन 10 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर ले। मैं एक बार बता देता हूँ आपको क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, विच इंडियन टू अटेंड फर्स्ट एवर NAM समिट, जो भी हाल में ही वर्चुअल एक नॉन अलाइंड मूवमेंट का समिट हुआ, आपको बताना है किस भारतीय ने इसे अटेंड किया। दूसरा आपको यह बताना है कि इस नॉन अलाइंड मूवमेंट में कितने कंट्री हैं। तीसरा आपको बताना है कि वह कौन से भारतीय थे जो इस NAM के फाउंडर्स में थे। आप हिंट है कि यह भारत के प्रधानमंत्री काफ़ी लंबे समय तक रह चुके हैं। चौथा है आपको नाम का हेडक्वार्टर बताना है। पांचवा है कि किस देश ने आर्कटिक क्लाइमेट को रीड करने के लिए एक सैटेलाइट बनाई है। छठा है कि साइंटिफिक पब्लिकेशन में भारत का रैंक क्या है। सातवां है UIDAI के चेयरमैन कौन है। इसी तरह आपको बताना है इसरो और नीति आयोग के चेयरमैन कौन है। और आखिरी क्वेश्चन आपको बताना है विच स्टेट हैज़ प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट किस राज्य ने दी है अपने मजदूरों को। इस सभी 10 क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में कृपया बताएं जवाब। और 2 सवाल मैंने इससे पहले ही पूछे हैं। पहला, नेशनल प्रेस डे कब हो जाता है, उसका जवाब देना है। दूसरा मैंने पूछा है कि जो भी ऑयल टू केमिकल सब्सिडियरी है रिलायंस का, उसका सऊदी अरब ने कितना टोटल वैल्यूएशन लगाया है। ओके, तो आपको इस 12 क्वेश्चनों का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो अब आपका दोस्त होता है खामोश। और कृपया इस वीडियो को शेयर करें और बेल बटन जरूर प्रेस करें। बेल बटन यह आपको हमसे जोड़ती है, अजनबी की तरह नहीं बल्कि अपने बनकर। और अगर आप लाइव वीडियो चाहते हैं तो हमें 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए कम से कम। तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के बीच और उन्हें बताएं हमारे बारे में। और कोई भी फीडबैक या सजेशन हो तो कृपया hi@lightmode.in पे भेजें, हम आपका स्वागत करते हैं। तो धन्यवाद और गुड बाय।